दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं यूपी टेट, सी टेट और यस टेट में पूर्व में आए हुए कुछ प्रश्नों के सीरीज। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो दोस्तों अनुवाद में ए दिया है अ, बी दिया है अन, सी दिया है अ और डी दिया है अनु। तो आपका दोस्तों डी करेक्ट आंसर है। अनु उपसर्ग है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो शब्द होते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, लास्ट के शब्द को प्रत्यय कहते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए है उपकार, बी है लाभदायक, सी है पढ़ाई और डी है अपनापन। तो दोस्तों इसका 11 का करेक्ट आंसर ए है उपकार। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 6 वर्ण किसके योग से बना है? क है क और स से, और बी है क और स से, सी है क और स, यहाँ पर मूर्धनी से आ गया दोस्तों, और लास्ट में क और य से। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क और प्लस मूर्धनी स से छतरी वाला स का निर्माण होता है। इसे संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है? ए है परिचालक, परिचालक होगा ही नहीं। यह हो जाता है नौकर, परिचालक हो जाता है। जो बसों में कंडक्टर होते हैं उसे परिचालक भी कहते हैं। बी है आर्यपुत्र, तो आर्यपुत्र भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। और सी दिया है भृत्य और डी दिया है अंशज। तो अंशज भी आपका गलत आंसर है। करेक्ट आंसर आपका भृत्य है। भृत्य माने नौकर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दंत ध्वनि है क, बी दिया है छ, सी दिया है त और डी दिया है प। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी त दंत ध्वनि है। त थ द द न यह सब सभी के सभी दंत ध्वनि में आते हैं। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है? यह मुहावरा है। ए है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, बी है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, अर्थात आग से जल सकता है, सी है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, डी है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द है और उसके लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो पहला है ए का है क और बी का है इक, सी का है आख और डी का है अक। तो दोस्तों 17 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अक प्रत्यय लगा हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तिथि शब्द का बहुवचन है? ए है तिथियों,
बी है तिथियों, सी है तिथियां, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो तिथि का बहुवचन शब्द तिथियां होता है, यही आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? ए है अव्ययीभाव समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्विगु समास, और डी है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो प्रथम पद गौण और द्वितीय पद प्रधान होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसको हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? ए है अधिक्षण, बी है अधिक्यता, सी है अध्यात्म, और डी है अद्भुदय। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा अद्भुदय। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? अ है हिमालय, ब है गंगा, स है पवित्रता, और द है नदी। तो दोस्तों इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो 21 का करेक्ट आंसर नदी हो जाएगा। यह जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से समास का भेद नहीं है। अब इसमें समास आपको ढूंढना है। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि समास 6 प्रकार का होता है। तो इसमें 6 प्रकार को नाम आपको जानना होगा, तभी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। 1 नंबर पर होता है अव्ययीभाव समास, 2 नंबर पर होता है तत्पुरुष समास, 3 नंबर पर होता है द्विगु समास, 4 नंबर पर होता है द्वंद्व समास, 5 नंबर पर होता है कर्मधारय समास, 6 नंबर पर होता है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों इसमें समास बहुब्रीहि भी हो गया, तत्पुरुष भी हो गया, कर्मधारय भी हो गया, लेकिन कृदंत जो है यह किस समास का कोई नाम नहीं है, समास का भेद में नहीं है। तो इसलिए यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जय से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो जय से पहले, जय का मतलब होता है विजय से, तो उसमें उपसर्ग को जोड़ना है। उपसर्ग जब लगा देंगे तो नए शब्द का निर्माण होगा, अर्थात जय का विपरीत होगा, विलोम होगा। तो अब यहां पर अगर अ लगाते हैं तो अजय हो जाएगा, ब लगाएंगे तो पराजय हो जाएगा, और सी नंबर लगाएंगे तो विजय हो जाएगा, डी नंबर लगाएंगे तो परिजय हो जाएगा। तो यहां पर आपका 3 ए गलत है, फिर जो है सी गलत है, और फिर डी गलत है। तो आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय माने जीत होता है, पराजय माने हार होता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जो किसी का हित चाहता हो। अब हित चाहने वाले को क्या कहते हैं? ए दिया है हितकारी, बी दिया है अहितकारी, सी दिया है हितैषी, डी दिया है हितभाषी। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका हित चाहता है उसे कहते हैं हितकारी, अर्थात सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है। शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द हैं। अब चलते हैं। ए है संबंधवाचक सर्वनाम, बी है निजवाचक सर्वनाम, सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम और डी है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो इसमें सर्वनाम ढूंढना है। देखिए इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो 25 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अच्छा, शायद लगा हुआ है, शायद कमरे में कोई छिपा है, तो यह निश्चित नहीं है कि कोई है भी, छुपा हुआ है भी कि नहीं छुपा हुआ है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी पर जाएगा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है। 26 नंबर का आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो एक है कछुआ और बी है कच्छप, कच्छप और सी है कच्छप। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कच्छप। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यह उल्टा है। ट्वेंटी 28 नंबर है। मोहन प्रकाश जी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। तो इसमें कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है। ए है उन्हें, बी है हमें, सी है तुम्हें और डी है मुझे। तो इसमें करेक्ट आपका होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्हें। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक है अव्ययी भाव समास, एक है बहुब्रीहि समास, सी है कर्मधारय, डी है तत्पुरुष समास। तो अव्ययी भाव समास के लिए आप जानते ही हैं कि जिसका प्रथम पद प्रधान होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो इसलिए चक्रपाणी में कोई ऐसी बात नहीं है, तो यह अव्ययी भाव समास नहीं होगा। अब आते हैं बहुब्रीहि समास पर। चक्रधन पाणी यानी चक्र को धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए यहाँ इशारा है। भगवान श्री कृष्ण ही चक्र को धारण किए थे। महाभारत के युद्ध में आपने देखा था कईयों बार उन्होंने अपने जीवन काल में चक्र को धारण किया था। वैसे विष्णु भी होता है। तो यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो रहा है। जब किसी समास में तीसरा पद प्रधान दिखाई देता है, जब किसी शब्द में, तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो इसलिए बहुब्रीहि समास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को कर्मधारय समास देख लीजिए, किसका क्या होता है, प्रथम पद गुणवाचक होता है, तो यह होगा नहीं और तत्पुरुष भी नहीं होगा। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। कौन सा स्वर नहीं है। इसमें से एक व्यंजन है, तो ऊ जो होता है आपका स्वर में आता है, ए जो होता है यह आपका स्वर में आता है, और जो होता है यह भी आपका स्वर में आता है। लेकिन यह जो है बी ऑप्शन यह व्यंजन में आता है। तो यह करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब इसमें स्त्रीलिंग ढूंढना है। पंख दिया है, ए पर पंख दिया है, बी पर पक्षी दिया है, सी पर पक्षी दिया है और डी पर पंछी दिया है। एक पक्षी है, एक पंछी है। अब देखिए 31 का आपका करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो सी आपकी
करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्ति। पक्ति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी पहचानना है। कब इत्री, ए दिया है कब इत्री। बी दिया है कवियत्री। सी दिया है कवियत्री। डी दिया है ए सभी अशुद्ध हैं। तो 32 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कब इत्री होता है शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से अर्ध स्वर है। देखिए इसमें से अर्ध स्वर आपको ढूंढना है। ए का य, बी का र, सी का ल और डी का प। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 33 का ढूंढना है। तो ए जो है अर्ध स्वर होता है य। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। अब बहुत देरों बाद आ चुका है और आने की संभावना भी हमेशा बनी रहती है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। हिंदी भाषा की जहाँ से उत्पत्ति होती है उसके बारे में जानकारी रखना है हमें। वैदिक संस्कृत से दे रहा है, बी दे रहा है लौकिक संस्कृत से, सी दे रहा है सौरसेनी अपभ्रंश से और डी दे रहा है प्राकृत से। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर 34 का हो जाएगा सी, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। इसको हाईलाइट कर देते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, एक तो दिया है अमर। तो यह ए का अमर गलत हो जाएगा, क्योंकि अमर तो वह है जो कभी मरता नहीं है। यहाँ बूढ़े होने की बात की गई है कि जो कभी बूढ़ा ना होता, इसलिए यह गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब बी को छोड़ते हैं, सी पर चलते हैं। जवान, जवान माने सभी लोग जानते ही हैं। और डी पर दिया है अनंत, जिसका अंत न हो। अब इसलिए अब यह 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए। तो एक ही ऑप्शन बचा है अजर। अजर माने होता है हमेशा नौजवान रहना। जैसा कि आप जानते हैं चिर यौवना का वरदान माता लक्ष्मी के द्वारा सुदामा जी के पत्नी को दिया गया था, अजर होने का वरदान। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ए पर है जुगुप्सा, बी पर है क्रोध, सी पर है शोक और डी पर है निर्वेद। तो जुगुप्स पहले अब जब सबका जानते रहेंगे तभी इसको हल कर सकते हैं। तो जुगुप्सा किसका होता है यह जानने की कोशिश करते हैं। बीभत्स रस का होता है जुगुप्सा। तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब बी पर चलते हैं। क्रोध किसका होता है? तो क्रोध का रौद्र रस का क्रोध होता है। तो यह भी बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी शोक दे रहा है, तो शोक करुण रस का होता है। तो सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब डी ऑप्शन पर चलते हैं, एक ही बचा है लास्ट। अब इसे भी देख लेते हैं। तो शांत रस का निर्वेद होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? क ज ग।
फिर दे रहा है छ ज च छ ज, फिर दे रहा है त थ द, डी दे रहा है प फ ब। तो पहला पद और तीसरा पद अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं। तो इसमें देखिए कौन से हैं, तो पहले में ही मिल जा रहा है, क पहला पद है और ज च छ ज यह तीसरा पद हो गया है आपका, पहला तीसरा, और ग क ख ग यह भी तीसरा हो गया। तो इसी को अल्प प्राण ध्वनियां कहेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। बाकी किसी में ऐसा क्रम नहीं मिल रहा है, तो सभी तीन जो होते हैं होंगे वो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वनवास में कौन सा समास है? ए है तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी है द्वंद्व समास और डी है बहुब्रीहि समास। अब वनवास में कौन सा समास है इसे हमें ढूंढना है। तो ए हो जाएगा तत्पुरुष समास, प्रथम पद गौण है और द्वितीय पद प्रधान है, तो इसलिए ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट पद पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग का पहचान करना है। तो प्रत्युत्तर में ए है परा, बी है परी, सी है प्रति, डी है प्र। तो दोस्तों 41 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रतिधन उत्तर बराबर होता है प्रत्युत्तर, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है? राम नाम जपना पराया माल अपना, ए है दान करना, बी है सर्वज्ञ होना, सी है धोखे से धन जमा करना, डी है दूसरों से सहानुभूति रखना। तो राम नाम जपना और पराया माल अपना, तो आपका यहाँ पर 42 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धोखे से धन जमा करना यानी धोखे से किसी का धन अपना लेना, क्योंकि राम राम जपेंगे राम नाम तो सभी लोग आप पर विश्वास करेंगे और चढ़ावा आएगा, आप अपनाते रहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? ए दे रहा है 7, बी दे रहा है 4, सी दे रहा है 8 और डी दे रहा है 6। तो दोस्तों कारक जो होते हैं आपके सी नंबर पर जाएगा। 43 का सी 8 प्रकार के कारक होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। काम किया गया में वाच्य है? कर्तृवाच्य, भाववाच्य, स है कर्मवाच्य और द है ब और स। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो 44 का आपका करेक्ट आंसर स हो जाएगा। काम किया गया में कर्मवाच्य है, इसलिए स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। फूलों के नाम प्रायः होते हैं। ए है पुल्लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है नपुंसकलिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फूलों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं? ए दे रहा है दक्षिणी भाषाओं की, बी दे रहा है अंग्रेजी की, सी दे रहा है अरबी फारसी की, डी दे रहा है संस्कृत की। तो दोस्तों यह अरबी फारसी की भाषाएं क ग
ज और फ कही जाती हैं। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वही फिर दोबारा रिपीट किया है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, दिवाकर भी चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं हो सकता, निशी भी चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, मार्तंड भी चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। एक बच गया शशि। तो आपने सुना होगा, शशि समान सूरत वैदेही। तो माता सीता का के मुख की तुलना यहाँ पर चंद्रमा से की गई थी कि माता सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर था, तो उनकी चेहरे की शोभा चंद्रमा से की गई थी। तो शशि माने होता है चंद्रमा, इसलिए पर्यायवाची शब्द आपका मिला चंद्रमा। डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? और भाववाचक ढूंढना है। ए है पंडित, बी है मित्रता, सी है चलना, डी है इच्छा। तो भाववाचक शब्द होता है आपका मित्रता, घनिष्ठता, यह सब भाववाचक शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 50 नंबर पे, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र में कौन सा समास है आपको ढूंढना है। ए हो गया अव्ययी भाव समास, दूसरा हो गया द्वंद्व समास, तीसरा होगा बहुब्रीहि समास, चौथा हो गया तत्पुरुष समास। तो त्रिनेत्र पर वहां पर आपका 50 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। यहाँ पर कोई दीर्घ समास दिया नहीं है कि कोई कंफ्यूज होने की जरूरत है, क्योंकि संख्यावाची द्विगु होता है। तो यहाँ पर त्रिनेत्र का मतलब है तीन हैं आंखें, जिसके अर्थात भगवान शंकर की बात की गई है, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता मानी गई है। तो तीसरा पद जब प्रधान होता है तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। गाय बछड़े को दूध पिला रही है, पिला रही है वाक्य में क्रिया है। ए दे रहा है संयुक्त, बी दे रहा है एक कर्मक, और सी दे रहा है द्विकर्मक, और डी दे रहा है यौगिक। तो दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पीने का काम बछड़ा कर रहा है और पिलाने का काम गाय कर रही है, तो द्विकर्मक हो जाएगा। और आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बी। तो इसमें ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, ये जी के टाइप का प्रश्न है। तो ए दे रहा है हैदराबाद, बी दे रहा है बंगलौर, सी दे रहा है चेन्नई, और डी दे रहा है मैसूर। तो दोस्तों, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बंगलौर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? बड़ा स दे रहा है स, मूर्धनी स दे रहा है, छोटा स दे रहा है, और ह दे रहा है, डी दे रहा है उपर्युक्त सभी। तो हमें यही चारों ऊष्म व्यंजन भी हम पढ़े हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा कि उपर्युक्त ऊष्म व्यंजन सभी हैं, तो उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? अब आप जानिए, कौन सा ऐसा समास है
जिसका दोनों पद प्रधान होता है, यह आपकी जानकारी होगी, तभी यह प्रश्न का आप हल कर पाएंगे। तो द्वंद्व दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से समास में? द्वंद्व समास में, जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। योजक चिन्ह जैसे माता और माता और पिता। तो दोस्तों, योजक चिन्ह होता है और एक दूसरे के विलोम भी होते हैं और दोनों पद प्रधान होता है, तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षक का बहुवचन क्या है? ए दे रहा है शिक्षिका, जो महिला अध्यापिका को शिक्षिका कहते हैं, तो शिक्षक का यह बहुवचन नहीं हुआ। बी दे रहा है शिक्षक गण और सी दे रहा है उपयुक्त दोनों, तो पहला अगर है ही नहीं तो इसलिए यह गलत ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका यह भी गलत हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक गण जो होता है इसमें अध्यापिका और अध्यापक दोनों आ जाते हैं, तो यही बहुवचन हो जाएगा शिक्षक का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो अस्थाई भाव आपको सभी का याद रखना पड़ेगा, तभी आप इसको हल करेंगे। अब जान लीजिए, उत्साह किसका अस्थाई भाव होता है? उत्साह जो होता है यह वीर रस का अस्थाई भाव है, वीर रस। और शोक जो होता है करुण रस। और इसमें नेक्स्ट दिया है हास, तो हास्य रस का होता है, हास्य रस का। अब नेक्स्ट बच गया लास्ट में, तो श्रृंगार रस का रति होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब इस तरह से हमारी वीडियो 40 प्रश्न की आज यहीं पर समाप्त हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि किसी और का भला हो जाए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।